हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में हमारे देखा, हमने अपने सिस्टम का पूरा इन्वायरमेंट सेटअप किया और हमने कंसोल एप्लीकेशन पे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बनाया। आज से आपका रियल गेम स्टार्ट हो रहा है। आज हम बिना कोड लिखे एक अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, पहला वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और हमें कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने अपना आईडीई इंस्टॉल किया है, विजुअल स्टूडियो, इतना पावरफुल आईडीई है कि वो आपको सारा सिस्टम, सारा प्रोजेक्ट अपने आप बना के देगा। आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर वो बना के देगा और इनफैक्ट उसमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन सिंगल यूज़र के लिए भी इंटीग्रेट करके देगा, लेआउट बना के देगा, बूटस्ट्रैप यूआई इंटीग्रेट करके देगा। सो क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूं सचिन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो इन डॉट नेट डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम नया वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझेंगे, HTML से पेज का लेआउट बनाएंगे, हम MVC, मॉडल व्यू और कंट्रोलर स्ट्रक्चर को समझेंगे, हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे और थोड़ा सा कलरिंग, थोड़ा सा लेआउट, थोड़ा सा CSS, HTML, थोड़ा सा इनहेंस करके देखेंगे। बैकएंड तो बाद में आएगा, सबसे पहले फ्रंट एंड को जिंदा करते हैं, राइट। उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। तो हम आ जाते हैं अपने सिस्टम पे, स्टूडियो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, राइट। सो यू कैन क्लिक हियर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट और उसके बाद हम चूज करेंगे ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर विद मॉडल व्यू कंट्रोलर, बिकॉज हम समझेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर होता क्या है और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि सबसे ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर आज की डेट में .NET का यही है और इसी पे हम काम करना सीखेंगे, इसी से स्टार्ट करना सीखेंगे, राइट। कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बाद में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, MVC क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट कैसा है वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो वी विल चूज द ASP.NET Core Web App MVC and then we will hit the next button, and now we have to give the project name here. So we can also write the project name like 0 to हीरो फर्स्ट वेब ऐप, राइट। सो ये लोकेशन है हमारी ई ड्राइव में, साइट्स फोल्डर में ये इस तरह से स्टोर होगा, राइट। अगर आपको बाद में प्रोजेक्ट ढूंढना हो तो आप जाके ढूंढ सकते हैं आसानी से। सो नाउ वी विल हिट द नेक्स्ट बटन एंड here we will choose the framework. So .NET 8.0 we will choose the long term support. You can also see that .NET 9.0 standard term support is listed here, but we will go with the long term support .NET version, and that is .NET 8.0, right. सो जस्ट चूज दी .NET 8.0 एंड हम ऑथेंटिकेशन टाइप भी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में फिर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप इंटीग्रेट करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा बताना पड़े, राइट। सो हम इसी प्रोजेक्ट में, चूंकि इसी प्रोजेक्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे आगे के सेशंस में, तो हम इस प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन टाइप भी इंटीग्रेट करके चलेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑथेंटिकेशन इनफैक्ट सारे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं लॉग इन लॉग आउट का मॉड्यूल होता है, राइट। सो हम ये 3 तरह के इसमें ऑथेंटिकेशन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल अकाउंट मीन्स, इंडिविजुअल मीन्स कोई भी यूज़र, कोई भी सिंगल स्पेसिफिक यूज़र वो लॉग इन कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट हम अभी इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाएंगे। सो फिर इसको HTTPS, जैसा कि आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर्ड लेयर का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे चेक कर देंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट को उस तरह से कॉन्फ़िगर कर देगा ताकि ये HTTPS कॉन्फ़िगर्ड रहे, राइट। ठीक है, हम इसको ले सकते हैं, बट अभी के लिए हटा देते हैं। ले भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं इसमें।
बट चूंकि हम लोकल पे रन करेंगे अभी टेस्टिंग के लिए, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल हिट द क्रिएट बटन एंड दिस सिस्टम, द विजुअल स्टूडियो, द powerful IDE will create your project, and just wait for a second, and the system is creating your first web application. Here we go. So you can see here we have the project listed here, the zero to hero first web app, right? सो ये आपका पूरा कंसोल है जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन में वो चीज़ दिखेगी, वो प्रोजेक्ट दिखेगा आपका, ठीक है। सो कनेक्टेड सर्विसेज आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अभी तक हमने कोई भी SQL सर्वर एक्सप्रेस यहाँ पे एक सर्विस कनेक्टेड है, एक secrets.json करके सर्विस कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़, दोनों सर्विसेज यहाँ प्रोजेक्ट में लिस्टेड है। ये क्या चीज़ है उनके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आप देखते जाइए, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में चलते हैं, राइट। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर टैब है जिसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइलें दिखती हैं, राइट। हम थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है, ये उसका पेरेंट नोड है सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारी क्लास लाइब्रेरीज, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सो ये पूरा एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का अगर आप इस सॉल्यूशन का जो एक्सटेंशन होता है वो .sln होता है, जैसे .exe होता है वैसे .sln होता है। अगर आप इसके फाइल एक्सप्लोरर व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फाइल है .sln फाइल, ये मेन फाइल है जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम सिस्टम इसी को फैच करता है और यही सारे प्रोजेक्ट को एक्सेस करता है, राइट। सो एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, देन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहली जो चीज़ दिख रही है वो है कनेक्टेड सर्विस, राइट। कनेक्टेड सर्विस मीन्स जो भी सर्विसेज आपके प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है वो यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे secrets.json एक सर्विस है SQL सर्वर एक्सप्रेस, ये दोनों कनेक्टेड है हमारे प्रोजेक्ट से, तो यहाँ पे दिखेंगी। डिपेंडेंसीज क्या क्या है, हमारा प्रोजेक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, क्या क्या पैकेजेस हमने इंटीग्रेट किए हैं। मतलब अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम सिस्टम ही जो बाय डिफ़ॉल्ट करके दिया है उसी पे हम डिपेंड है। सो ये डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होके आई हैं सिस्टम के थ्रू। फ्रेमवर्क हमने कौन कौन सा यूज किया है, सो हमने ASP.NET Core ऐप यूज किया है, Microsoft.NET Core ऐप यूज किया है। सब फ्रेम, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। इनके बारे में जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप इनको बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में भी दो फाइलें लिस्टेड हैं, एक लॉन्च सेटिंग.json जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, जब भी हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, लॉन्च मीन्स जब इसको रन करते हैं या कहीं तो इसमें जो भी सेटिंग्स मेंशन होती हैं वो हमारी रन होती हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं IIS एक्सप्रेस से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, तो वो सेटिंग्स क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, माने रन होती हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विस डिपेंडेंसीज में आ जाते हैं। सर्विस डिपेंडेंसीज में भी ये सेटिंग्स ही हैं एक तरह से, जो कि डिपेंडेंसीज को डिनोट करती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा www रूट। ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे जो भी CSS हमारी यूज होती हैं, CSS मीन्स जो डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे जो वेब एप्लीकेशन है हमारा उसमें कुछ डिज़ाइनिंग भी यूज़ की जाती है। सो उस डिज़ाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि CSS यूज़ करते हैं, राइट। कुछ जावास्क्रिप्ट भी यूज होती हैं। जावास्क्रिप्ट भी एक तरह की लाइब्रेरी है, एक तरह का कोड स्ट्रक्चर समझ सकते हैं आप, जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए। ये CSS भी एक तरह का कोड है, जावास्क्रिप्ट भी एक तरह का कोड है, ठीक है। HTML भी एक तरह का कोड है। HTML एक ऐसा कोड है जो कि जो हमारा सर्वर है, सर्वर इन द सेंस आप ऐसे कह सकते हैं कि वेबसाइट जहाँ पे होस्ट है, जैसे आप किस लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, आपको किस भाषा में, अगर मान लीजिए आपको मराठी में कोई चीज़ लिख के दे दी जाए तो शायद आप ना समझ पाएँ, लेकिन अगर आपको हिंदी में कोई चीज़ दे दी जाए लिख के तो आप इजीली समझ जाते हैं। वैसे ही सर्वर क्या करता है, HTML ही समझता है, उसको सिर्फ और सिर्फ HTML समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता है। सो अब क्या है कि जो भी हमारा फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दो टर्म मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड मतलब जो यूज़र को दिखाई देता है, राइट। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे
जो फ्रंट एंड होता है, जो कंट्रोल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, बटन होते हैं, राइट, वहाँ पे जो भी कलरिंग होती है या जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी मार्क्यू इधर उधर जो हिल रहा है, स्लाइडर चल रहा है, वो सारा क्या होता है, वो सब फ्रंट एंड होता है। लेकिन जैसे ही आप सबमिट के बटन, जैसे फॉर्म भरते हैं, आप नाम डाला, एड्रेस डाला, पता डाला, मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम डाला, और उसके बाद सबमिट का बटन जैसे ही प्रेस किया, उसके बाद एक प्रोसेस होता है अंदर। उस प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है जहाँ पे, उसको हम उसको बैक एंड बोलते हैं, राइट। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, बैक एंड में होती हैं, वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। बस आपका क्या होता है, आपने सबमिट सेव पे क्लिक किया और आपके पास एक मैसेज आ गया कि योर फॉर्म इज सबमिटेड प्रॉपरली, राइट। सो वो रिस्पॉन्स होता है, जो आपके पास मैसेज आता है वो रिस्पॉन्स होता है। सो हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड से एक इनपुट देते हैं फॉर्म भर के, और उसको इनपुट देते हैं, वो अंदर जाके सिस्टम में प्रोसेस होता है। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम फोकस कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, राइट। क्योंकि फ्रंट एंड एक ऐसी चीज़ है, जब आपको दिखेगी अच्छे से तभी आपको इंटरेस्ट जगेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको पहले बैक एंड बताने लगूंगा तो आप शायद बोर हो जाएं। सो हम फ्रंट एंड को लेकर चलेंगे। तो फ्रंट एंड से रिलेटेड हम ये अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ रहे थे। तो ये CSS, JS, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं, बूटस्ट्रैप, jQuery वैलिडेशन, इन सब का यूज़ हम धीरे धीरे बताएंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि ये एक लाइब्रेरी है। जैसे CSS से हमने डिजाइनिंग कर लिया, जावा स्क्रिप्ट से हमने जो, जैसे वेबसाइट पे हमारे जो मूविंग एलिमेंट होते हैं, जैसे स्लाइडर चल रहे हैं, कोई चीज़ एनिमेटेड है, कोई चीज़ मार्क्यू में चल रही है, मैंने ऐसे चल रही है। कभी आपने देखा होगा कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी तो कोई चीज़ स्क्रॉल करती रहती है, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करती रहती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते रहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो सारे फंक्शनलिटी हम जावास्क्रिप्ट से इंटीग्रेट करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो वी हैव दी फैब आइकॉन ICO। आपने ये भी देखा होगा कि ब्राउज़र पे अगर आप जाएंगे तो ब्राउज़र पे क्या होता है कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। Just give me a second. Okay, so you can see here the icon on the the Gmail is loading. So this icon is fab icon. So ब्राउज़र के टैब में जो आइकन दिखता है उसको हम बोलते हैं फैब आइकन। तो ये आइकन हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आइकन होगा वो यहाँ पे आपके दिखेगा, राइट। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। सो फैब आइकन आप समझ गए। CSS मैंने आपको जैसे बताया डिजाइनिंग का पार्ट है। जावा स्क्रिप्ट से मूविंग एलिमेंट, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं। बूट स्ट्रैप क्या होता है? बूट स्ट्रैप का मतलब होता है, बूट स्ट्रैप को ऐसे आप समझिए, ये एक पूरा बंडल है, पूरा एक लाइब्रेरी इसको कहते हैं। एक्चुअली ये एक्चुअली UI लाइब्रेरी, UI मतलब समझिए यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब समझिए कि जो यूज़र फेस करता है। जैसे यूज़र किसी वेबसाइट पे जाता है तो वेबसाइट पे उसको कुछ मूविंग एलिमेंट्स, कुछ भी जो भी वेबसाइट पे दिखता है वो सब एक UI है। वो क्या है? UI है, यूज़र इंटरफेस। यूज़र उसको क्या करता है? यूज़र फेस करता है उसको, सो उसको हम UI बोलते हैं। सो UI पे जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए, ये कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे बूट स्ट्रैप UI, सीमेंटिक UI। ये एक डेवलपर को हेल्प करते हैं कि भाई तुम मेरा कोड यूज़ करो, मेरे पास एक पूरी लाइब्रेरी है, मेरे पास एक लिंक है, उस लिंक को अपने प्रोजेक्ट में डालो, फिर मेरी पूरी लाइब्रेरीज के जो भी एलिमेंट है उनको तुम अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हो। और वो ईजी है, मतलब कोड लिखने की बजाय आप बस एक क्लास डाल दोगे तो उससे बहुत सारी फंक्शनलिटी आपके उस पर्टिकुलर जगह पे इंटीग्रेट हो जाएगी। वो सब मैं आपको डिटेल में बाद में दिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप काम कैसे करता है, जावा स्क्रिप्ट jQuery काम कैसे करती है, CSS कैसे काम करता है, HTML कैसे काम करता है, वो सब डिस्कस करेंगे। बस आप अभी जानकारी के लिए समझ जाइए कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। बूटस्ट्रैप एक तरह की UI डिज़ाइन करने की लाइब्रेरी है, ठीक है। सो ये हो गया www रूट। अब हम बढ़ते हैं एरियाज़ पे। एरियाज़ जो चीज़ है वो समझ लीजिए आपके ऑथेंटिकेशन का मेन मॉड्यूल है। ऑथेंटिकेशन मतलब जैसे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन समझ लेते हैं। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या फ़र्क होता है और क्या चीज़ होती है? ऑथेंटिकेशन मीन्स होता है कि जब सिस्टम किसी यूज़र को आइडेंटिफाई करता है, उसको ऑथेंटिकेट करने का मतलब ऐसे हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास यूज़र आईडी है, पासवर्ड, और आपने उस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद सिस्टम आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये वो यूनिक यूज़र है जिसका रियलिटी में ये यूज़र आईडी पासवर्ड है। अगर आप
आपका यूज़र आईडी पासवर्ड सही होगा तो सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट करेगा, मैंने आपको पहचानेगा। ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द यूज़र, राइट। देन उसके बाद आता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है आपको किन किन चीज़ों का एक्सेस है उस सॉफ्टवेयर में। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते होंगे तो उस सॉफ्टवेयर में आपको कुछ ही पेजेस का एक्सेस होता होगा, बाकी पेजेस होंगे उनका एक्सेस एडमिन को होता होगा या कोई आपके और कॉलीग्स का होता है, मैनेजर का होता होगा, तो उन पे आपका एक्सेस नहीं। जब आप उन पेज को एक्सेस करते हैं तो सिस्टम बोलता है एक्सेस डिनाइड। सो ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि what are the things in the website, in any software, in any app that you are authorized to access. This is the basic definition. So authentication means पहचानना, ऑथोराइजेशन मीन्स क्या क्या उसके पास एक्सेस है, ये समझ लीजिए। तो ये जो बेसिकली ये जो सेक्शन देख रहे हैं एरियाज का, इसका मतलब यही होता है, ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के लिए है। इसमें आइडेंटिटी मतलब ये सारे वही पेजेस हैं, जैसे लॉग इन लॉग आउट, ये सारे पेजेस इसमें हैं। हम इनको बाद में समझाएंगे कि इसमें कैसे हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉरगेट पासवर्ड है, और भी बहुत सारे पेजेस में नहीं दिखाई दे रहे हैं जो सिस्टम से कनेक्टेड हैं बट वो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। वो सब चीज़ें हम बाद में बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं और कैसे उनको ऐड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड या साइन इन जो है फेसबुक से साइन इन कैसे करेंगे, गूगल से साइन इन करेंगे कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो देन आता है आपका कंट्रोलर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक MVC स्ट्रक्चर है। MVC मीन्स M मीन्स मॉडल, V मीन्स व्यू एंड C मीन्स कंट्रोलर, राइट। सो मॉडल व्यू कंट्रोलर का मतलब होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि डेवलपर को एक इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। जैसे डेवलपर का थॉट क्या होता है, डेवलपर का थॉट ये है कि भाई जो यूज़र ने रिक्वेस्ट डाला है, यूज़र ने मान लीजिए किसी चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए उसने किसी पेज को एक्सेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी वहाँ से। रिक्वेस्ट भेजने का क्या मतलब होता है कि किसी पेज पे उसने हिट किया, माने किसी लिंक पे उसने क्लिक किया, तो लिंक पे जब वो क्लिक करेगा तो किसी पेज पे जाएगा। तो जब किसी पेज पे जाएगा इट मीन्स उस पेज के लिए सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आई। अब मान लीजिए मैं डेवलपर हूँ या मैंने वो साइट बनाई है, चूँकि अब लाइव तो मैं रहूँगा नहीं, बट उस सर्वर के पास क्या होती है, रिक्वेस्ट आती है। अब उस रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, क्या नाम है, और फिर ऑथराइजेशन है कि नहीं, इस यूज़र का ऑथेंटिकेटेड हो गया तो फिर ऑथराइजेशन है कि नहीं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, इंटरनल प्रोसेस, बैकएंड प्रोसेस, इसी को बैकएंड प्रोसेस बोलते हैं। तो उस रिक्वेस्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के बाद अगर सारी चीज़ें ओके हैं, मीन्स ऑथेंटिकेटेड भी यूज़र भी है, फिर उसके बाद ऑथराइज्ड भी है, उस पेज के लिए उसको एक्सेस है, देन उसको हम एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। वो वेब एप्लीकेशन या वो वेब पेज खोल के उसको दिखाते हैं, राइट। सो होता क्या है कि कंट्रोलर जो होता है वो लॉजिक मेंटेन करता है। लॉजिक मतलब ऐसे कह लीजिए कि वो ऑथेंटिकेट करने का लॉजिक, और फिर उसके बाद जो है ऑथराइजेशन चेक करने का लॉजिक, और उसके बाद प्रॉपरली उस रिक्वेस्ट को रिस्पांस में बदलने का लॉजिक। तो ये लॉजिक जो है वो कंट्रोलर कंटेन करता है। कंट्रोलर जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, राइट। अच्छा, मॉडल क्या करता है? मॉडल वो चीज़ है, मॉडल समझ लीजिए कैरियर है, मतलब रिक्वेस्ट को लाना एक फॉर्मेट में, एक फॉर्म में, एक बकेट में समझ लीजिए इस तरह से, और उसके बाद रिस्पांस को उसी बकेट में या उसी फॉर्म में लेके जाना और यूज़र को दिखाना। तो ये क्या काम करता है? कैरियर का काम करता है मॉडल, राइट। एंड व्यूज क्या होते हैं? व्यूज का मतलब होता है कि ऐसे कह लीजिए कि व्यूज जो होते हैं वो यूजर इंटरफेस, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यूजर इंटरफेस जो होता है उसको व्यूज बोलते हैं, मैंने जो दिखाई देता है सामने, जो सामने यूजर को दिखाई दे उसको हम व्यूज बोलते हैं, राइट। सो हमने तीन कॉन्सेप्ट समझे यहाँ पे, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। सो इसी को हम बोलते हैं एमवीसी स्ट्रक्चर। बहुत ही ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है ये डॉटनेट का। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डेटा करके एक फोल्डर है। डेटा वो फोल्डर है जिसमें हम अपने डेटाबेस से, मतलब चूंकि इसमें हमने ASP.NET आइडेंटिटी का यूज़ किया है। ASP.NET आइडेंटिटी एक वो भी एक तरह की लाइब्रेरी है, समझ लीजिए एक बंच ऑफ कोड है ऐसा समझ लीजिए, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का सिस्टम, पूरा ये सिस्टम इंटीग्रेट करता है। तो उस पूरे मॉड्यूल को हम बोलते हैं ASP.NET आइडेंटिटी, मतलब जिसमें ऑथेंटिकेशन माने लॉग इन लॉग आउट का पूरा फंक्शनलिटी होता है, उसको हम बोलते हैं ASP.NET आइडेंटिटी। ही सारा काम करता है इस प्रोजेक्ट में, वही काम कर रहा है किसका? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का। तो अब क्या है कि उससे रिलेटेड जो टेबल में चेंजेस होता है। टेबल क्या होते हैं? टेबल के बारे में बाद में बताऊंगा। टेबल समझ लीजिए एक डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब ऐसे समझिए,
सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी स्कूल में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट हैं, तो उन 1000 स्टूडेंट का डेटा, 1000 स्टूडेंट का डेटा माने उनका उनका नाम, उनके मदर फादर का नाम, उनका फ़ोन नंबर, वो किस क्लास में है, और जो है ये सारा, ये सब एक क्या है, एक डेटा है। तो उन डेटा को स्टोर करना पड़ता है, तो उन डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस होता है, राइट। उन डेटाबेस को, डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, टेबल जैसे स्टूडेंट का टेबल हुआ, टीचर्स का टेबल हुआ, टेबल माने समझ लो एक्सेल आपने देखा होगा, एक्सेल की सीट जैसे होती है, तो एक्सेल की सीट में क्या होता है, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, राइट। सो उसी तरीके से डेटाबेस के टेबल में भी रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। जैसे स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का टेबल है, तो स्टूडेंट के टेबल में क्या होगा, स्टूडेंट नेम एक कॉलम होगा, उसका फादर नेम एक कॉलम होगा, उसका मदर नेम एक कॉलम होगा, राइट। और मोबाइल नंबर एक कॉलम होगा, और उसके बाद उसमें जो रोज होंगी वो उनके डेटा होंगे, मतलब प्रॉपर डेटा। सो अब क्या है कि उन्हीं डेटा को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और ये जो डेटा फोल्डर है, डेटा फोल्डर का मतलब होता है अगर हम उन टेबल्स में कोई चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम मतलब हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं डेटाबेस में, बट यहाँ से भी अगर हम क्या नाम है, ये ASP.NET आइडेंटिटी ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आप जो इनबिल्ट जो टेबल्स हैं, ठीक है, जैसे कुछ टेबल्स ही जब आप इस मॉड्यूल को, जब ASP.NET आइडेंटिटी को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, तो कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल ये बना के देता है, जैसे यूजर की टेबल बना के देगा, रोल्स की टेबल बना के देगा, यूजर क्लेम्स की टेबल बना के देगा, यूजर रोल्स की टेबल बना के देगा, ऐसे 5-7 टेबल्स ये डिफ़ॉल्ट में बना के देता है। तो उन टेबल स्ट्रक्चर में जब भी कोई आप चेंज करेंगे तो वो यहाँ से सिस्टम को भी बताएंगे, मैंने पूरे ASP.NET आइडेंटिटी को पास आउट करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि सॉरी, सो ये देखिए आप, जैसे ये पेज आप देख रहे हैं, तो इसमें जैसे देखिए इसने ASP.NET रोल्स टेबल बनाया, यूजर्स टेबल बनाया, उसके बाद इसने रोल क्लेम्स टेबल बनाया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, यूजर क्लेम्स टेबल बनाया। तो इस तरह से इस तरह ASP.NET यूजर रोल्स, ASP.NEट यूजर टोकन्स, फिर उसके बाद इस तरह से जो भी इंडेक्सिंग क्रिएट किया, मतलब जो भी इसने बेसिक टेबल्स बनाया उनका एक स्कीमा यहाँ पे पड़ा हुआ है। स्कीमा मतलब यही समझिए कि उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट में इसमें इसने इनिशिएट किए डेटाबेस में कि भाई ये सारे टेबल, ये सारे स्ट्रक्चर अभी इनिशियली तुम क्रिएट कर दो, सिस्टम को इसने बोला। ये फाइल क्या करती है, वही सिस्टम को बोलती है। तो इन सारे टेबल्स में, जो बेसिक टेबल्स मैंने बताया, ये सारे टेबल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट बनती है, इनमें जब भी कोई चेंज करना होगा तो इस तरह का स्कीमा हमें क्रिएट करना होगा। उसका फॉर्मेट, उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसको कैसे करना है जब भी कोई चेंज करना। अभी खैर बैकएंड में तो हमें जाना ही नहीं है, अभी डेटाबेस का थोड़ा सा एक शॉर्टकट में समझा दिया कि डेटाबेस क्या चीज़ होती है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं इस डेटा फोल्डर को छोड़ते हैं। मॉडल्स मैंने आपको समझा दिया, व्यूज़ मैंने आपको समझा दिया, और उसके बाद ऐप सेटिंग। देखिए ऐप सेटिंग फाइल बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। ऐप सेटिंग का मतलब जैसा कि आप फाइल से समझ रहे होंगे, पूरे एप्लीकेशन की सेटिंग इस फाइल में होती है। जो भी सेटिंग्स होती है, जैसे फ़ोन में सेटिंग्स होती हैं, वैसे ही यहाँ भी सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब जो जिस डेटाबेस से जब आप कनेक्ट करेंगे तो उस डेटाबेस का एड्रेस क्या है, मैंने कहाँ है वो डेटाबेस, आपके लोकल में है या सर्वर पे है या कहाँ पे है, तो उस डेटाबेस की पूरा उसका एक पाथ होगा। वो पाथ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सर्वर ये है, ये भी है हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ लगा हुआ है, बट इसको बाद में हम चेंज करेंगे। अभी खैर बैकएंड में तो हमें जाना ही नहीं है, राइट। सो ये कुछ एप्लीकेशन की सेटिंग्स जो भी होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। program.cs क्या होता है, ये वो फाइल है जो सबसे पहले रन करती है पूरे प्रोजेक्ट में। सबसे पहले जो रन करती है program.cs, ये मेन प्रोग्राम है, समझ लीजिए। मेन प्रोग्राम ऐसा कहते हैं, जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा दिमाग एक्टिव होता है, राइट। तो समझ लीजिए ये पूरे प्रोजेक्ट का ब्रेन है, पूरा माइंड है। पूरे ब्रेन मतलब यही सबको एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है। पूरे जैसे बॉडी में हर पार्ट को दिमाग क्या करता है, एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो उसी तरीके से ये program.cs है। ये क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें रन होनी है, स्टार्टिंग में क्या रन होनी है, बाद में क्या रन होनी है, जब एरर आएगा तो क्या होगा, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को समझ लीजिए पूरा माइंड मैप बनाता है ये program.cs, राइट। सो अभी हम एक लाइट इंट्रोडक्शन समझ गए पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का, ठीक है। So now the time is to run the project and just see that we have developed our first web application. So many congratulations to you guys. So just you can
run this project by hitting the F5 button, और आप और you can choose, और you can hit this HTTP बटन, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ F5 दबा सकते हैं, इससे भी आपका प्रोजेक्ट रन करेगा, राइट। या फिर आप इस बटन को भी हिट कर सकते हैं, उससे आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली रन करने लगेगा। अच्छा, रन करना क्या होता है, ये सारा कोड जो है, सारा कोड स्ट्रक्चर ये आपकी UI पे दिखने लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, बिल्ड सक्सीडेड हो गया। अब ये तुरंत ब्राउज़र को कॉल करेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, और उस पर आपका पेज दिखा देगा। सो या यू कैन सी हियर, सो दिस इज़ योर होम पेज, राइट। इट मीन्स कि योर प्रोजेक्ट आपका इस तरह से दिख रहा है। तो अब क्या है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आपका है, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, जो हमने डिफ़ॉल्ट नेम दिया था, जीरो टू हीरो फर्स्ट वेब ऐप। ये आपकी कुछ लिंक्स हैं, जैसा कि आप बहुत सारी वेबसाइटों में यूजुअली देखते होंगे कि यहाँ पे होम का लिंक होता है और कुछ और लिंक्स होती हैं, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी एक्सेट्रा। ये रजिस्टर और लॉगिन का बटन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फुटर टाइप का दिख रहा है। देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। इस लेआउट का एक बहुत बेसिक लेआउट है, तो और जनरली यही लेआउट होता है। ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये हर वेबसाइट में आपको मिलेगा। कोई भी आप वेबसाइट खोल के देख लीजिए, उसमें हेडर होगा, फुटर होगा, नैव बार होगा। नैव बार मतलब ये नेविगेशन बार, जिससे आप नेविगेट करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं, वो नेविगेशन बार जरूर होगा, ठीक है। सो हेडर, फुटर और नैव बार, ये तीनों हर प्रोजेक्ट में, हर वेब एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस करिए, हर वेबसाइट में आपको नैव बार, हेडर और फुटर जरूर मिलेंगे, राइट। सो अब आप देखेंगे कि ये आपका प्रोजेक्ट रन कर गया। सो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भाई आपने ये तो बना दिया आपने प्रोजेक्ट, बट ऐसा कैसे, थोड़ा सा चेंज वेंज करके दिखाइए। मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इन सारे फाइल्स को क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल टैब्स, और हम चलते हैं अपने व्यूज़ फोल्डर में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम फ्रंट एंड की बात करेंगे, यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा पेज हम जिस पे काम करेंगे वो है होम का इंडेक्स पेज, ठीक है। सो अब देखिए आप, अब आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा होगा। इस पेज में हमारे कुछ ऐसे कोड लिखे हैं जो हमें स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो देखिए आप, वेलकम यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलकम कोड। ये क्या कर रहा है, एक H1 टैग है। ये जो कोड लिखा हुआ है, इससे घबराइएगा मत, ये HTML का कोड है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक समझ लीजिए, भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। सो ये कुछ HTML के कोड लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको मैं समझा देता हूँ। ये डिव है, डिव का मतलब डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। सो एक डिव मतलब एक एरिया, समझ लो इस तरह से। HTML के बारे में हम डीपली बाद में स्टडी करेंगे। सो मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ। सो वेलकम, एक हम पी और या इसी को चेंज कर दें, कोई बात नहीं। सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको href हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और हम कहते हैं दिस इज आवर फर्स्ट वेब ऐप, राइट। या ऐसे कह लें कि वी हैव डेवलप्ड आवर राइट फर्स्ट वेब ऐप। सो अब हम इसको रन करते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइव एक्ट जो है दिखने लगा। वी हैव डेवलप्ड और फर्स्ट वेब ऐप, राइट। सो एक्साइटेड। तो इस तरह से आपने पहला अपना वेब एप्लीकेशन बनाया। थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करके दिखा दूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज, सो इस टेक्स्ट का हम कलर चेंज करते हैं, राइट। सो अभी बिल्कुल भी घबराइएगा मत, मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो सब आपको समझाऊंगा, कैसे कोड कैसे लिखते हैं, कैसे वो रन होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है। बस अब आप अभी मैजिक देखिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कोड लिखा, स्टाइल कलर रेड, राइट। नॉर्मल सा कोड है। स्टाइल हमने एक लगाया, उसका स्टाइल किया और कलर किया उसको, और उसको रेड किया। ये देखिए, मैजिक देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज हो गया, राइट। सो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये इटैलिक हो जाए। इटैलिक मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल, और फ़ॉन्ट स्टाइल क्या बोलते हैं, इटैलिक बोलते हैं,
राइट। देखिए कितना आसान है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको समझना है। अभी देखिए क्या होगा, मैजिक देखिए, ये देखिए इटैलिक हो गया, राइट। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अभी आप अगर आप कहें कि हमको थोड़ा सा कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है हमको, किसका कलर चेंज करना है हमको, या ये सब हटाना है हमको, हेलो वर्ल्ड लिखना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। सो वेलकम की जगह हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, राइट। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा, राइट। सो इस तरह से आपका कोड हम लिखते हैं, वो कोड प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके सिस्टम उसको रन करता है, रन करके अगर उसमें कोई एरर होती है तो एरर दिखा देता है, अगर एरर नहीं होती तो प्रॉपरली उसको रन करके वेब ऐप पे दिखा देता है। तो आज हमने समझा प्रोजेक्ट बनाना MVC पे, .NET पे, .NET 8 पे विद यूजिंग दी ऑथेंटिकेशन, और उसमें कुछ CSS से चेंज करना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपने समझा, CSS से कलर चेंज करना समझा, HTML थोड़ा सा सीखा, HTML को कैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग, कलरिंग, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, राइट। इसी प्रोजेक्ट को हम बाद में डायनेमिक और अच्छा इसका UI बनाएंगे, UI में और भी अपडेट्स करेंगे और चेंजेस करेंगे, टेबल बनाएंगे और उसके बाद डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे, राइट। ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आप सीरियस हो डेवलपर बनने के लिए तो कमेंट में लिखो माई फर्स्ट वेब ऐप इज रेडी, राइट। और एक चीज़ और कि करते भी रहना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है। केवल सुनने से कोई भी चीज़ नहीं आती, कोई भी वेब एप्लीकेशन सुनने से नहीं बनता है। सो आपको साथ में आपको प्रिपरेशन भी करनी है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको अपने सिस्टम पे करते रहिए। हर वीडियो में जो भी मैं बताता हूँ, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, राइट। और अपने सिस्टम पे उसको करते रहिए साइड बाय साइड, जैसे जैसे मैं जो भी चीज़ अब जो भी अपडेट्स देता रहता हूँ उन सबको अपने सिस्टम पे अप्लाई करते रहिए, राइट। क्योंकि सिर्फ देखने से कोई डेवलपर नहीं बनता, प्रैक्टिस करनी पड़ती। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मिलते हैं जीरो टू हीरो इन .NET डेवलपमेंट एपिसोड 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, सबक खैर।